नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस PYQ बेस्ड प्रैक्टिस सेट जीके जीएस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल का प्रैक्टिस सेट हम लोग नहीं कर पाए किसी अनुपस्थिति के कारण, उसके लिए हम आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्यारे अभ्यर्थियों, जल्द से जल्द एक पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और जो भी पॉइंट और जो भी फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे मेंशन जरूर करिएगा। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के उपयोगिता को देखते हुए प्यारे अभ्यर्थियों सभी को मैंने तैयार किया है। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में प्यारे अभ्यर्थियों पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार जो उच्च न्यायालय के यानी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी 62 ईयर्स के यदि हो जाएंगे तो ऐसे न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। वहीं बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके लिए यही सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष कर दी गई है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास में? प्यारे अभ्यर्थियों, जो राज्य है प्यारे अभ्यर्थियों, इस राज्य के दो सदन प्यारे अभ्यर्थियों, एक हो गई विधानसभा, दूसरी हो गई आपकी विधान परिषद। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कि विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार है किसके पास में? तो राज्य विधान संसद को बनाने और उसे समाप्त करने का अधिकार प्यारे अभ्यर्थियों संसद के पास में होता है। जिसमें से बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो अनुच्छेद 169 कहता है कि विधान परिषद का गठन और विघटन का जो अधिकार है वो संसद के पास में होगा। और वहीं अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद की जो संरचनाएं होंगी वो आपके अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आती हैं। यानी विधान परिषद की संरचनाओं का उल्लेख आपको 171 में मिलेगा और विधान परिषद के गठन और विघटन का अधिकार जो संसद के पास है ये अनुच्छेद 169 में मिलेगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के किसके बराबर होता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटा हो गया आपका बिट, फिर आपका हो गया बाइट, और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बिट। ठीक है, 1024 बिट मतलब कि 1024 बाइट हो गया आपका 1 किलोबाइट के बराबर, यानी 1 KB। ऐसे ही प्यारे अभ्यर्थियों अगर 1024 KB मिला देंगे, अगर 1024 KB अगर मिला देंगे तो 1 मेगाबाइट बन जाएगा। और ऐसे ही प्यारे अभ्यर्थियों 1024 मेगाबाइट बना देंगे तो 1 गीगाबाइट बन जाएगा। तो यानी कि कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट आपका 1024 MB के बराबर होता है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आए। BD गोयन का पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो BD गोयन का पुरस्कार प्यारे अभ्यर्थियों पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों एवं सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें BD गोयन का पुरस्कार के शुरुआती दौर की, तो प्यारे अभ्यर्थियों 1979 यानी 1979 में इसे प्रारंभ किया गया था। BD गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों एवं सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों जो गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, ये गुरु पूर्णिमा प्यारे अभ्यर्थियों आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों आपके क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न ऐसा जरूर आ सकता है, ऐसा आने की संभावना है, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों हिंदुओं के जो महीने होते हैं ना उनकी तिथि के अनुसार आपसे पूछेगा कि मतलब रक्षाबंधन कब पड़ता है। हम ऐसे मतलब कि ऑप्शन नहीं कर सकते कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा कुछ भी नहीं प्यारे अभ्यर्थियों। हमेशा याद रखिएगा हिंदुओं की जो माह है, ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरीके से। तो उसी प्रकार बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। प्यारे अभ्यर्थियों कहते हैं कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था जिन्होंने महाभारत की रचना की है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इस महर्षि वेद व्यास को ही समर्पित है उत्तर प्रदेश का ये त्यौहार गुरु पूर्णिमा। प्यारे अभ्यर्थियों इस दिन बात करें तो गुरु पूजा का विधान बताया गया है। उत्तर प्रदेश का कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो उत्तर प्रदेश का जो कालपी नगर है वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। और जालौन जिला प्यारे अभ्यर्थियों आपके जालौन जिले में स्थित है। आपका कालपी जालौन जिले में कालपी स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों, उरई तहसील के पास में। और वो जो कालपी है
वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कालपी किस नगर के तट पर स्थित है? कालपी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बात करें तो हस्त निर्मित कागज यहाँ का प्रसिद्ध जो है तो प्रोडक्ट है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? पूछ रहा है। तो मांडी प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है प्यारे अभ्यर्थियों। सबसे प्राचीनतम स्थल की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सबसे प्राचीनतम स्थल हो गया आपका हड़प्पा। ठीक है, सबसे प्राचीनतम हो गया आपका हड़प्पा। ठीक है, वो सबसे प्राचीनतम था। सबसे नवीनतम स्थल की बात करें तो आपके हड़प्पा सभ्यता का मांडी स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न कहता है प्यारे अभ्यर्थियों कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला, ये जो जितने भी सभी कारखाना हैं ये किस उत्पादन के लिए जाने जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों? तो दादरी है, चुनार है, चुर्क है, डाला है प्यारे अभ्यर्थियों, ये सभी कारखाने प्यारे अभ्यर्थियों सीमेंट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सोनभद्र जिले में स्थित है आपके जो सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर यहीं से सबसे ज़्यादा जो है तो निर्यात होता है। ठीक है, यानी कि जो सीमेंट बनाने के लिए जो हमें चूना पत्थर की आवश्यकता होती है उस सीमेंटेड के लिए प्यारे अभ्यर्थियों ये दादरी, चुनार, चुर्क और डाला आपके जाने जाते हैं, जिसमें आपका दादरी, चुनार ये आपके सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे हम कैड बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड बोलते हैं, तो कैड का जो परियोजना केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड जो डिज़ाइनिंग है जिसे हम कैड के नाम से जानते हैं, ये परियोजना प्यारे अभ्यर्थियों लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। ठीक है, यह परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार करने के मामले में इस परियोजना कैड को जाना जाता है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार करने में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, यानी सबसे सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम अगर सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो जो सबसे मतलब कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर राज्य की बात करें, अभी देखिए हम केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी केवल राज्य की बात करें, तो अगर राज्यों में अगर बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा हो गया केरल, जहाँ पे 1086, ठीक है, जहाँ का लिंगानुपात है 1086। ठीक है, सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम राज्यों में भी सबसे कम है आपका हरियाणा। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो है आपका 877। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि ऐसा कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, तो वो है आपका पुदुचेरी, यानी कि 1038 का लिंगानुपात है यहाँ पे। ठीक है, पुदुचेरी है 1038 अनुपात में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में क्या स्थित है? तो कलपक्कम प्यारे अभ्यर्थियों सबसे पहली बात तो तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ कलपक्कम में क्या है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कलपक्कम में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह किस भंडार के लिए जाना जाता है? अभी प्यारे अभ्यर्थियों विगत परीक्षाओं में अभी फरवरी में ही पूछा गया था कि बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं वो ऊबड़ के समान दिखाई देती हैं, कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर था उसका छत्तीसगढ़। तो बात करें सही प्यारे अभ्यर्थियों, बैलाडीला छत्तीसगढ़ जो है ये किस भंडार के लिए जाना जाता है, हमेशा याद रखिएगा इसे। तो बात करें तो ये जाना जाता है आपका बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ में, ये प्यारे अभ्यर्थियों आपके हेमेटाइट नामक लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, जाना जाता है इनको। ठीक है, यानी कि हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं ये पहाड़ियां। ठीक है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तब सूर्य की किरणें किसके लंबवत में पड़ती? ठीक है, सूर्य की किरणों, ठीक है, लंबवत पड़ती। और ये लंबवत कहाँ पड़ती? तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर इसकी बात करें तो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। अगर पृथ्वी का अगर अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो लंबवत स्थिति में लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, और इस झुकाव के कारण क्या होता है कि दिन और रात की जो अवधि होती है तो इसमें थोड़ी बहुत अंतर हो जाता है, कभी रात लंबी कभी दिन लंबा,
इस तरीके से छोटा बड़ा ये होता रहता है, ठीक है। और अगर पृथ्वी का अक्ष अगर झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, कह रहा है। भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य प्यारे अभ्यर्थियों आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल भारत का वो राज्य जहाँ पे चावल का मतलब कि सर्वाधिक उत्पादन होता है। चावल के बाद प्यारे अभ्यर्थियों पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद अगर कोई कहे कि दूसरे नंबर पे कौन सा आता है तो दूसरे नंबर पे आपका अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब आता है। तो अगर विश्व स्तर पर अगर बात करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर स्थिति देखें प्यारे अभ्यर्थियों, तो सबसे प्रमुख अगर चावल उत्पादक अगर देश पूछा जाए अगर आपसे, तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे आपका भारत है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, भारत है आपका। और अगर भारत की बात करेंगे, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक है, तो सबसे पहले नंबर पे आपका हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विटामिन B7 का नाम क्या है। विटामिन B7 का नाम क्या है, तो प्यारे अभ्यर्थियों विटामिन B7 का नाम है बायोटिन। जल में घुलनशील एक विटामिन है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसकी कमी से बालों का पतला होना, श्लेष्मात्मक एक रोग होता है प्यारे अभ्यर्थियों, साथ ही साथ जो पपड़ीदार जो दाने निकल आते हैं, तो ये विटामिन B7 की कमी से होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, बायोटिन है। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है। कौन सा विज्ञान आपके फॉसिल प्लांट से संबंधित है, तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की, तो पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी प्यारे अभ्यर्थियों जो विज्ञान है आपके फॉसिल प्लांट से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसके अंतर्गत जो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर प्यारे अभ्यर्थियों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, बड़ी बड़ी चट्टानों के अंतर्गत जो जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जिनसे बाद में हमें एक पेट्रोलियम की पूर्ति होती है। इन जीवाश्मों में ही प्यारे अभ्यर्थियों इन जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो आपका फॉसिल प्लांट से संबंधित है, और जो फॉसिल प्लांट है आपका वो पैलियोबॉटनी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों, बटरफ्लाई जो टर्मिनोलॉजी है, जो बटरफ्लाई शब्दावली है, ये किससे संबंधित है। तो बटरफ्लाई जो शब्दावली है प्यारे अभ्यर्थियों, ये आपके तैराकी खेल से संबंधित है। जो स्विमिंग होती है, आपने भी हाल ही में रिसेंटली जैसे ओलंपिक में देखा होगा, तो जो तैराकी खेल है, तो तैराकी खेल की एक शब्दावली है। बात करें तो ये तैरने की एक कला होती है जिसमें छाती से तैरते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पैरों से तैरते हैं, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों ऐसे ही जो है तो छाती से तैरने की एक कला होती है। बहुत सारे स्ट्रोक होते हैं स्विमिंग में भी, जिसमें से एक स्ट्रोक होता है बटरफ्लाई स्ट्रोक। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों, तो आपके उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा सुपर चर्चित जिला है कन्नौज। कन्नौज प्यारे अभ्यर्थियों, कन्नौज जो जिला है प्यारे अभ्यर्थियों, ये आपका महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो हर्षवर्धन की एक समय में राजधानी भी थी यहाँ पर। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है आपका कन्नौज नगर। और साथ ही साथ बात करें तो इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पे इत्र यहाँ का प्रमुख उत्पादक है प्यारे अभ्यर्थियों, मतलब उत्पाद है, यहाँ का प्रमुख प्रोडक्ट है। इसीलिए प्यारे अभ्यर्थियों कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया प्यारे अभ्यर्थियों, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक जो उद्यान है प्यारे अभ्यर्थियों, ये नोएडा में स्थापित किया गया था। बात करें तो नोएडा प्यारे अभ्यर्थियों एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक जो सिटियाँ हैं, इन औद्योगिक सिटीज़ में भी सबसे ज़्यादा मतलब कि एशिया में आपका नोएडा जो है तो इन सब में से एक आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि हिमालय का पांगसाऊ दर्रा ये किसे मिलाता है प्यारे अभ्यर्थियों, तो हिमालय का जो पांगसाऊ दर्रा प्यारे अभ्यर्थियों ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। हिमालय का जो पांगसाऊ दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4000 मीटर से भी अधिक है, ठीक है। 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका पांगसाऊ दर्रा जो कि प्यारे अभ्यर्थियों अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों की दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थापित है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर प्यारे अभ्यर्थियों आपका सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के जो मंत्री थे विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर का। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इसकी अवस्थिति की तो यह माउंट आबू के अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये आपके राजस्थान के अरावली पर्वत में माउंट आबू में क्या है स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों दिलवाड़ा जैन मंदिर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में अली बंधुओं ने शौकत एवं मोहम्मद ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था प्यारे अभ्यर्थियों, तो आपके खिलाफत आंदोलन जो कि आपका 1918 से प्रारंभ हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों। 1918 से लेकर 1920 और 22 तक इसकी एक अवधि जाती है प्यारे अभ्यर्थियों।
यहाँ पे जो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं कि मनुष्यों में पित्त का उत्पादन कहाँ पर होता है, ठीक है, किस अंग में होता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, पित्त की अगर बात करें तो यकृत में जो पाचक रस बनता है, इसे पित्त कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। ये पाचन में सहायता करता है, पित्त बन करके पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है, ठीक है। ये पित्त बन करके यकृत से एक पाचक रस होता है यकृत में, ये पित्त कहलाता है। भोजन में पाचन के लिए सहायक होता है प्यारे अभ्यर्थियों, और ये पित्त बन करके पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था प्यारे अभ्यर्थियों। तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाने वाला प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय राज्य था आपका राजस्थान। जैसे 2 अक्टूबर 1959 को आपके जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया था कि पहली पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने अपनाया था। राजस्थान के बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारतीय राज्य, तो प्यारे अभ्यर्थियों वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जिसकी स्थापना जून 1894 में की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों, जिसका हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो आपके स्विट्जरलैंड देश के लुसाने में स्थित है, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये तो था आज आपका GK और GS का एक मिक्स्ड जो है कार्यक्रम। इसके बाद चलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों जो कि कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शेष का क्या उद्देश्य है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। ऑपरेशन शेष का क्या उद्देश्य है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, भारत सरकार द्वारा जो शुरू किया गया ऑपरेशन शेष है प्यारे अभ्यर्थियों, ये केंद्र सरकार की प्यारे अभ्यर्थियों केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है प्यारे अभ्यर्थियों, जो लकड़ी को लेकर के चलाया गया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो दक्षिण भारत में लाल चंदन की लकड़ी को लेकर के जो भयंकर कटाई चल रही है, इस कटाई को रोकने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों आपके केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री ने लाल चंदन सहित लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष को प्रारंभ किया था। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। मतलब कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है प्यारे अभ्यर्थियों। तो इसमें भारत की रैंक थी आपकी 40, ठीक है। भारत की रैंक थी प्यारे अभ्यर्थियों 40 थी, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष, ठीक है, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, WIPO, ठीक है। तो इसने प्यारे अभ्यर्थियों क्या है कि नवाचार को लेकर के प्रतिवर्ष, ठीक है, मैंने गलत जगह 40 लिख दिया है, सॉरी, ठीक है। तो मतलब कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO है प्यारे अभ्यर्थियों, ये प्रतिवर्ष क्या है कि एक रैंक जारी करता है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि एक नवाचार से संबंधित होती है। इस भारतीय नवाचार में प्यारे अभ्यर्थियों भारत की 40वीं रैंक आई थी। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 2023 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, ठीक है। चिकित्सा का मतलब कि नोबेल किसे प्रदान किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। तो 2023 में चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार था प्यारे अभ्यर्थियों, ये आपका कैटालिन कारिको और ड्रू वीजमैन, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों mRNA के टीके के लिए दिया गया था, ठीक है। mRNA टीके के लिए दिया गया था कैटालिन कारिको और ड्रू वीजमैन प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिएगा इसको, ठीक है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था, ठीक है। मतलब कि कोविड-19 के खिलाफ एक सफल mRNA के टीके का उन्होंने क्या किया था, एक आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया। तो भारत के बाहर प्यारे अभ्यर्थियों संविधान के जनक, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण प्यारे अभ्यर्थियों USA में किया गया, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों बात करें USA में किया गया, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो 124 मीटर लंबी ऊंची प्रतिमा है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। और इसे जो है तो राम सुतार जी ने बनाया है, वही राम सुतार जी जिन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को भी बनाया था, वही डिजाइन इन्होंने भी तैयार की है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत में युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित स्वायत्त संगठन का क्या नाम है प्यारे अभ्यर्थियों। तो मेरा युवा भारत
मेरा युवा भारत, इसे हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत नामक एक जो है तो योजना को प्यारे अभ्यर्थियों प्रारंभ किया है, ठीक है, जो कि स्वायत्त संगठन है, ठीक है, जो कि स्वायत्त क्या है, संगठन है प्यारे अभ्यर्थियों। युवाओं के विकास, उनके कौशल और उनके युवा नेतृत्व को बढ़ाने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया गया है कि मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत, ठीक है, माई भारत है तो मेरा युवा भारत, तो माई भारत नामक क्या है कि एक स्वायत्त संगठन का, मतलब कि स्वायत्त संगठन को क्या किया है, प्रारंभ किया प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। 2023 का करंट अफेयर था, आप 2024 का करंट अफेयर मेरी क्लास में पढ़ चुके हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। ये सभी क्लासें आपके आने वाली परीक्षा के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में यदि प्यारे अभ्यर्थियों क्लासों को अगर पढ़ना हो तो प्यारे अभ्यर्थियों आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर जीके क्विज की एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी जिसमें लगभग 99 वीडियोज़ पड़े हैं। आप उनको अगर बारी बारी से और क्रम से और उसको डबल स्पीड में आप लगा करके अगर आप देख सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, इनसे बाहर कभी प्रश्न जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों चलते हैं आज की इस क्लास को लेकर के और फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।